एक ऐसी अदृश्य दीवार के बारे में सोचना। मतलब एक ऐसी दीवार जिसे पार करना सीधा एक सामाजिक अपराध मान लिया जाए, थोड़ा मुश्किल है ना। हाँ बिल्कुल। आज के हमारे जो स्रोत हैं वो हमें इतिहास के एक ऐसे ही दौर में ले जाते हैं जहां ये दीवार किसी ईंट या पत्थर की नहीं बनी थी। बल्कि वो पीने के पानी से बनी थी। सही कहा। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों, आत्मकथाओं और एन्युलेशन ऑफ कास्ट जैसी किताबों का विश्लेषण कर रहे हैं। और संविधान सभा की बहसों का भी। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे अत्यंत हाशिए पर धकेल दिया गया एक व्यक्ति, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसने स्कूल में एक घूंट पानी पीने तक के लिए संघर्ष किया, वो अंततः उसी देश के सर्वोच्च कानून का मुख्य निर्माता बन गया। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। देखिए, ये जो सफर है ना, ये केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी भर नहीं है। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं, जब हम उनका गहराई से अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। केस स्टडी किस तरह की? इस बारे में कि सत्ता, समाज और कानून असल में कैसे काम करते हैं। मतलब उनका संघर्ष हमें ये समझने में मदद करता है कि जब कोई व्यवस्था किसी खास वर्ग को पूरी तरह से बाहर कर देती है, तो उस व्यवस्था को भीतर से कैसे चुनौती दी जा सकती है। ये पूरी रणनीति की बात है। तो आइए उन शुरुआती दिनों की ओर चलते हैं जहां से इस पूरे प्रतिरोध की नींव पड़ी थी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में, जिसे अब हम डॉक्टर अंबेडकर नगर कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। हाँ। उनके माता पिता रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई थे। उनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था, जिसे उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें अस्पृश्य या अछूत माना जाता था। बिल्कुल। और यहीं से पानी वाली वो बात सामने आती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। हाँ। हमारे जो स्रोत हैं उनमें उनके बचपन का एक संस्मरण है जो सच में बहुत ही परेशान करने वाला है। वो स्कूल वाली घटना। हाँ, स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों के साथ बैठने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। उन्हें अपनी बोरी खुद घर से लानी पड़ती थी बैठने के लिए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो नियम, नो प्यून नो वाटर। यानी अगर चपरासी नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मतलब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ है जिसे हमें समझना चाहिए। और स्रोतों में इस घटना का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। देखिए, स्कूल का जो पानी का मटका था उसे छूने का अधिकार उस बच्चे को नहीं था। जब भी उन्हें प्यास लगती थी तो स्कूल का सवर्ण चपरासी दूर से, काफी ऊंचाई से उनके हाथों में पानी डालता था, ताकि कोई शारीरिक संपर्क ना हो। सही कहा। और अगर किसी दिन वो चपरासी छुट्टी पर होता तो उस छोटे से बच्चे को पूरे दिन बिना पानी के प्यासा ही रहना पड़ता था। ये बहुत ही भयानक है ना? और देखिए, ये महज कोई एक छोटा मोटा नियम नहीं था। ये एक बच्चे के दिमाग में ये बात बैठाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी कि वो समाज के बाकी हिस्सों से अलग है, अशुद्ध है। लेकिन यहीं पर ना मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? मतलब ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक आघात है जो किसी भी इंसान को, खासकर एक बच्चे को, पूरी तरह से तोड़ सकता है। बिल्कुल तोड़ सकता है। हीन भावना आ सकती है। किसी को भी ये महसूस करा सकता है कि वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चा टूटा नहीं, बल्कि इसके ठीक विपरीत हम देखते हैं कि वो ज्ञान के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों तक पहुंच गया, जो कि उस दौर में लगभग नामुमकिन था। वही तो। मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक किया, फिर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए जहां से एमए और पीएचडी की, और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी यानी डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। मतलब उस दौर में जब आम लोगों के लिए यात्रा करना ही इतना मुश्किल था, एक हाशिए पर खड़े व्यक्ति के लिए यह सब कैसे संभव हुआ? इसके पीछे ना दो मुख्य कारक थे जो हमारे शोध दस्तावेजों में बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला था बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की ओर से मिली स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप ने ही उनके लिए विदेश जाने का रास्ता खोला था। आर्थिक मदद तो जरूरी थी ही। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो था उनका खुद का एक विलक्षण बौद्धिक संकल्प। उनकी अपनी जिद। हाँ, वे बहुत कम उम्र में ये समझ गए थे कि जिस सामाजिक व्यवस्था ने उन्हें हाशिए पर रखा है, उसे केवल शारीरिक ताकत या करुणा की अपील करके नहीं हराया जा सकता। मतलब दया मांगकर कुछ नहीं होगा। एकदम सही।
उसे हराने के लिए उसी व्यवस्था को बौद्धिक और तार्किक रूप से चुनौती देनी हो। यानी अगर मैं इसे ऐसे कहूं, शिक्षा उनके लिए केवल एक अच्छी नौकरी पाने का कोई साधन नहीं थी, ये एक हथियार था। बिल्कुल, एक बहुत ही धारदार हथियार। और जब वे न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय पहुंचे तो स्रोतों के अनुसार उनके लिए वो अनुभव पूरी तरह से जीवन बदलने वाला था। वो कैसे? क्योंकि पहली बार वे एक ऐसे माहौल में थे जहां कोई उनसे उनकी जाति नहीं पूछ रहा था। अरे वाह! पुस्तकालय में उनके साथ एक समान इंसान की तरह व्यवहार किया जा रहा था। इस स्वतंत्रता ने उन्हें ये देखने का नजरिया दिया कि भारतीय समाज की जो कुरीतियां हैं वो कोई प्राकृतिक या ईश्वरीय नियम नहीं है। मतलब वो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। बिल्कुल। और क्योंकि वो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए उन्हें इंसानों द्वारा ही तोड़ा भी जा सकता है। इसी वजह से उन्होंने वहां अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और कानून का इतना गहन अध्ययन किया, ताकि वो समझ सकें कि असमानता की असली जड़ें कहाँ हैं। एकदम सही। ये बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन मैं यहाँ एक बात पर थोड़ा जोर देना चाहूंगा। जी बताइए। जब उन्होंने इतनी बेहतरीन विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर ली थी, तो वो बहुत आसानी से वहीं विदेश में बस सकते थे। हाँ, बिल्कुल बस सकते थे। उनके पास मौके थे, है ना? वो एक बहुत ही आरामदायक जीवन जी सकते थे। फिर वो उसी समाज में वापस क्यों आए जहां उन्हें पानी तक छूने की मनाही थी? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। हमारे स्रोतों में एक वाकया है जो मुझे काफी अजीब लगा। जब वे अपनी पढ़ाई पूरी करके बड़ौदा रियासत में एक उच्च पद पर काम करने लौटे, जब वो मिलिट्री सेक्रेटरी बने थे। हाँ, तो उनके अपने जो मातहत कर्मचारी थे, उनके जो चपरासी थे, वे उन्हें दूर से फाइलें फेंक कर देते थे ताकि उन्हें छूना ना पड़े। हाँ, स्रोतों में इस अपमान का जिक्र है। मतलब इतना पढ़ लिख लेने के बाद, इतने बड़े पद पर होने के बाद भी ये सब बर्दाश्त करना, ये वापसी का फैसला क्यों किया उन्होंने? देखिए, उनके खुद के जो लेख हैं और उनके जो पत्र हैं, वो बताते हैं कि उनका लक्ष्य कभी भी व्यक्तिगत पलायन नहीं था। मतलब खुद को बचाकर निकल जाना उनका मकसद नहीं था। बिल्कुल नहीं। वे वापस इसलिए आए क्योंकि वे उस पूरी सामाजिक संरचना को चुनौती देना चाहते थे जिसने उनके जैसे लाखों लोगों को जकड़ रखा था। अगर मैं आपकी बात का जवाब एक लाइन में दूं, तो वे केवल अपनी बेड़ियां नहीं काटना चाहते थे, वे पूरी की पूरी जेल को तोड़ना चाहते थे। बहुत खूब। और यहीं से उनके जीवन का, मुझे लगता है, दूसरा चरण शुरू होता है। हाँ, किताबों और पुस्तकालयों के शांत माहौल से निकलकर सड़कों पर जन आंदोलनों का चरण है। बिल्कुल। और यहीं पर हम 1927 के महाड़ सत्याग्रह की बात करते हैं। हमने शुरुआत में एक अदृश्य दीवार की बात की थी ना, पानी की दीवार। हाँ, तो महाड़ सत्याग्रह उसी दीवार पर किया गया पहला बहुत बड़ा भौतिक प्रहार था। सही कहा आपने। हजारों की संख्या में दलित लोग एक साथ चले और महाड़ के चवदार तालाब से उन्होंने पानी पिया। लेकिन यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा जो मैंने स्रोतों से समझी है। जी। उन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वे लोग सिर्फ इसलिए वहां गए थे क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी या उस तालाब का पानी कोई बहुत मीठा था। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। महाड़ सत्याग्रह महज एक पानी पीने का आंदोलन नहीं था, इसे भारत के नागरिक अधिकारों के इतिहास में ना एक मील का पत्थर माना जाता है। मतलब ये अधिकारों की बात थी। हाँ, जब डॉक्टर अंबेडकर ने उस तालाब का पानी अपने हाथों में उठाया तो वो केवल किसी प्राकृतिक संसाधन के उपयोग का दावा भर नहीं था। तो फिर क्या था? वो एक प्रतीकात्मक और एक बहुत बड़ी राजनीतिक घोषणा थी। वो समाज को ये साफ साफ बता रहे थे कि जो सार्वजनिक स्थान है, संसाधन है और जो बुनियादी मानवीय गरिमा है, उस पर सबका समान अधिकार है। ये तो एक तरह से मानव अधिकारों का उद्घोष था। बिल्कुल। लेकिन अगर हम उनके आंदोलनों की इस पूरी श्रृंखला को देखें तो एक चीज मुझे काफी विरोधाभासी लगती है। क्या चीज? हमारे दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने मंदिर प्रवेश के लिए भी कई बड़े आंदोलन किए थे, जैसे कि कालाराम मंदिर सत्याग्रह। हाँ, नासिक में। हाँ, अब अगर वे गहराई से ये मानते थे कि मौजूदा जो धार्मिक और सामाजिक संरचना है वही असमानता की जड़ है, तो फिर उसी धर्म के मंदिर में प्रवेश पाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष क्यों किया? मतलब क्या ये एक तरह से उसी व्यवस्था को मान्यता देना नहीं था जिसका वो इतनी कड़ाई से विरोध कर रहे थे? ये एक बहुत ही पैनी नजर है आपकी। और आपको बता दूं कि तत्कालीन जो राजनीतिक बहसें थीं, उनमें भी ये सवाल बहुत जोर शोर से उठा था। अच्छा, तो उनका क्या जवाब था? अगर हम उनके उस समय के भाषणों का विश्लेषण करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के लिए जो मंदिर प्रवेश का आंदोलन था ना, वो कोई आध्यात्मिक या धार्मिक आस्था का विषय था ही नहीं। तो फिर वो क्या था? ये पूरी तरह से एक नागरिक अधिकार का मुद्दा था। आपको समझना होगा कि उस समय मंदिर
समाज के शक्ति केंद्र हुआ करते थे। मतलब पावर डायनामिक्स। बिल्कुल। जब किसी खास वर्ग को मंदिर में जाने से रोका जाता है तो असल में उसे सिर्फ पूजा करने से नहीं रोका जा रहा, बल्कि उसे समाज की मुख्य धारा से काटा जा रहा होता है। अच्छा, तो ये शक्ति और सामाजिक नियंत्रण को चुनौती देने का तरीका था। हाँ, उनका सीधा सा तर्क था कि अगर कोई जगह सार्वजनिक है तो उस पर हर इंसान का अधिकार है। ये आंदोलन तो बस ये साबित करने के लिए था कि अछूत माने जाने वाले लोग भी इस समाज के बराबर के नागरिक हैं। तो ये समानता का दावा ठोकने की एक बहुत ही सोची समझी सामाजिक और रणनीतिक चाल थी। एकदम सही। ये उनके लिए नागरिकता जताने का मंच था। ये नजरिया वाकई बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। वे उन जगहों पर अपना दावा कर रहे थे जहां से शक्ति और समाज का नियंत्रण संचालित होता था। बिल्कुल। और इसी शक्ति और नियंत्रण की बात से ना हम उनके जीवन के सबसे बड़े और मुझे लगता है सबसे प्रभावशाली अध्याय पर पहुंचते हैं, संविधान निर्माण। हाँ, ये सफर का वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है। वो कैसे? देखिए ना, जिस इंसान को व्यवस्था ने हमेशा बाहर रखा, सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर किया, अचानक हम देखते हैं कि उसी इंसान को आजाद भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में वे कैबिनेट में बैठते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये परिवर्तन कैसे हुआ? मतलब क्या अचानक से उस समय के पूरे नेतृत्व का कोई हृदय परिवर्तन हो गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीति में रातों रात कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये डॉक्टर आम्बेडकर की जो अकल्पनीय बौद्धिक श्रेष्ठता थी उसका सीधा परिणाम था। बौद्धिक श्रेष्ठता? हाँ, देखिए, संविधान सभा में कई तरह की विचारधाराओं वाले लोग बैठे थे और उनमें आपस में गहरे मतभेद भी थे। वो तो होना ही था। लेकिन जब बात एक ऐसा कानूनी दस्तावेज तैयार करने की आई जो इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश को एक साथ रख सके, तो सभी को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि डॉक्टर अंबेडकर के पास कानून, अर्थशास्त्र और संविधानवाद का जो गहरा ज्ञान था, दुनिया भर के संविधानों का ज्ञान, बिल्कुल, वो ज्ञान उस सभा में शायद ही किसी और के पास था। उन्हें अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया गया था कि उन पर कोई एहसान करना था, बल्कि उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि वे उस काम के लिए निर्विवाद रूप से सबसे योग्य व्यक्ति थे। यहाँ मैं एक उपमा का इस्तेमाल करना चाहूंगा जी। ये कुछ ऐसा है कि जिस व्यक्ति को जीवन भर घर के मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं आने दिया गया, उसी व्यक्ति को अंत में कहा गया कि अब आप ही इस नए घर का नक्शा बनाइए और इसकी नींव रखिए। ये बहुत ही सटीक उपमा है। ये सच में ऐतिहासिक न्याय का एक अभूतपूर्व क्षण है। लेकिन एक संविधान निर्माता के रूप में क्या उन्होंने केवल कुछ आदर्शवादी बातें लिख दी, या फिर उन्होंने अपने उन जमीनी संघर्षों को जो उन्होंने महाड़ या कालाराम मंदिर में किए थे, कुछ ठोस कानूनी रूप भी दिया? उन्होंने जो किया वो केवल आदर्शवाद बिल्कुल नहीं था, वो बहुत ही कठोर व्यावहारिकता थी। डॉक्टर अंबेडकर बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि केवल पन्नों पर ये कह देने से कि हम सब बराबर हैं, जमीन पर समानता नहीं आ जाएगी। बातें तो कोई भी कर सकता है। सही कहा। वो जानते थे कि जो सामाजिक बहुमत होता है वो अक्सर अल्पसंख्यकों या कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचारी हो सकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने संविधान में ऐसे चेक और बैलेंस डाले जो इन अधिकारों की असल में रक्षा कर सकें। जैसे कि अनुच्छेद 17 जो छुआछूत का उन्मूलन करता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। बिल्कुल सही। आर्टिकल 17 उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अस्पृश्यता केवल एक बुरी प्रथा न मानी जाए, बल्कि उसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। यानी अगर आप ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे? हाँ। इसके अलावा उन्होंने मौलिक अधिकारों का एक पूरा ढांचा तैयार किया जो राज्य को ये शक्ति देता है कि वो नागरिकों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कानून मंत्री और संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने उन अदृश्य दीवारों को हमेशा के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया जिनसे वे अपना पूरा जीवन लड़ते रहे थे। ये तो एक बहुत ही बड़ी जीत थी। मतलब उन्होंने भारत को एक ऐसा मजबूत कानूनी घर दिया जिसका दरवाजा हर नागरिक के लिए हमेशा खुला है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम हमारे जो दस्तावेज हैं उनके अंतिम हिस्से की ओर बढ़ें तो यहाँ एक और बहुत गहरा विरोधाभास खड़ा होता है। वो क्या? देखिए, 1950 में संविधान लागू हो गया। हाँ। कागज पर सब बराबर हो गए, लेकिन 1956 में अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम दौर में डॉक्टर अंबेडकर लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। धम्म दीक्षा। तो ये सवाल मन में आता है कि जब उन्होंने खुद इस देश का सर्वोच्च कानून लिख दिया था
और वो कानून सबको समानता का अधिकार भी दे रहा था। तो फिर उन्हें धर्म परिवर्तन जैसा इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या कानून काफी नहीं था? ये इस पूरी चर्चा का मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और इसका जवाब हमें उनकी लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब में मिलता है। आप एनालिसिस ऑफ कास्ट की बात करें? हाँ, एनालिसिस ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश। अगर हम इस किताब के मुख्य तर्क को समझें तो डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मानना था कि कानून केवल लोगों के बाहरी व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है। बाहरी व्यवहार को मतलब अगर कोई आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकता है तो कानून उसे सजा दे सकता है, लेकिन कानून किसी के दिमाग के अंदर बैठकर उसकी उस सोच को नहीं बदल सकता जो एक इंसान को दूसरे से जन्म के आधार पर श्रेष्ठ या नीचा मानती है। अच्छा, तो क्या उनका मानना था कि ये सोच किसी प्राकृतिक नियम से नहीं बल्कि सीधा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से आ रही थी? सटीक रूप से यही उनका तर्क था। असल में एनालाइजेशन ऑफ कास्ट एक भाषण था जो उन्हें 1936 में एक सम्मेलन में देना था। लेकिन जो आयोजक थे उन्होंने इसे बहुत ज्यादा कट्टर या विद्रोही मानकर कार्यक्रम ही रद्द कर दिया था। अरे हाँ, बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इसे खुद एक किताब के रूप में प्रकाशित किया। इस किताब में उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन यानी काम का बंटवारा नहीं है। फिर क्या है? यह श्रमिकों का विभाजन है, यानी इंसानों का भी बंटवारा। ये बहुत गहरा विचार है। और इस अमानवीय विभाजन को जो चीज समाज में पवित्र और सही ठहराती है वो कुछ धार्मिक ग्रंथ और मान्यताएं हैं। उनका निष्कर्ष ये था कि जब तक उन मान्यताओं की जड़ पर प्रहार नहीं किया जाएगा तब तक सच्चा सामाजिक सम्मान और मानसिक समानता कभी नहीं मिल सकती। ये तो एक बहुत ही तीखा और एकदम सीधा बौद्धिक प्रहार था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला था वो केवल एक पूजा पद्धति बदलने का फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो असल में एक ऐसी वैचारिक और मानसिक आजादी की तलाश थी जहां इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसके मानवीय गुणों से तय हो। एकदम सही समझा आपने। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जो ये सामूहिक धर्म परिवर्तन हुआ था वो मानव इतिहास के सबसे बड़े शांतिपूर्ण मुक्ति आंदोलनों में से एक माना जाता है। और उन्होंने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? क्योंकि इसकी नींव में समानता, प्रज्ञा यानी ज्ञान, करुणा और शील यानी नैतिकता है। वे अपने लोगों को एक ऐसा नैतिक और सांस्कृतिक ढांचा देना चाहते थे जहां वे खुद को हीन समझना बंद कर दें। ये महज कोई कानूनी बदलाव नहीं था बल्कि एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का आंदोलन था। और इसके कुछ ही हफ्तों बाद 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। हाँ। लेकिन हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनके विचार उनके जाने के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। उनके द्वारा लिखी गई किताबें जैसे द बुद्धा एंड हिज धम्मा और हु वर द शूद्रास आज भी अकादमिक और सामाजिक बहसों के बिल्कुल केंद्र में है। के इसी विशाल योगदान को आधिकारिक रूप से मान्यता देते हुए 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और हर साल 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। हाँ। लेकिन ये दिन केवल एक ऐतिहासिक शख्सियत को याद करने का दिन नहीं है। तो ये किस चीज का दिन है? ये इस बात का मूल्यांकन करने का दिन है कि उन्होंने जो एक न्यायपूर्ण समाज का खाका खींचा था, हम एक देश के रूप में उस पर कितना आगे बढ़ पाए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमने एक ऐसे जीवन का दस्तावेजीकरण किया है जो पानी की एक अदृश्य दीवार से शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान पर जाकर रुका। उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया। उन्होंने एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार कर दिया जो हर इंसान को बराबरी की गारंटी देता है। हाँ, कानूनी तौर पर तो सब बराबर हैं। लेकिन और यहीं पर एक बहुत गहरा विचार है जो आज के हमारे स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का कानून लिखा, लेकिन फिर भी उन्हें वो सच्चा मानवीय सम्मान और गरिमा पाने के लिए जिसकी गारंटी केवल कागज पर लिखा कानून नहीं दे सकता था, अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताना पड़ा और अंततः एक नया सांस्कृतिक रास्ता चुनना पड़ा। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि आज इतने दशकों बाद भी क्या हमारा समाज असल में उस मानसिक और वैचारिक बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाया है जिसकी वकालत उन्होंने एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में की थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर उस अदृश्य दीवार को गिराकर सच्ची मानवीय समानता तक पहुंचने की जो यात्रा डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू की थी वो आज भी अधूरी है और हमें उस पर चलना भी बाकी है।